हाँ तो नमस्कार मित्रों, एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल रोजगार विथ राम में। हम कक्षा 10 का इतिहास पढ़ा रहे हैं इस समय यूरोप में राष्ट्रवाद। अगले क्लास में हम यूरोप का राष्ट्रवाद बहुत अच्छे और सरल भाव से समझाने का प्रयास किया है मित्रों। तो आप लोग जो भी देखना चाहते हैं हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। टॉप 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं या आने की संभावना उनका सबसे अधिक है। मित्रों, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो भी बोर्ड परीक्षा में यूरोप में राष्ट्रवाद से बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, इन 3 प्रश्नों से अछूते नहीं रहेंगे। इन्हीं 30 प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि हमने प्रश्न बनाते समय पूरे विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही प्रश्न बनाया है। तो मित्रों, जैसा कि हमने कहा था कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं मित्रों, जो अद्वितीय हैं और परीक्षा में आने वाले बहुत अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को देखने चाहिए। पहला प्रश्न इसमें, फ्रेडरिक सरीव कौन था? तो मित्रों, फ्रेडरिक सरीव कौन था? तो फ्रेडरिक सरीव फ्रांसीसी कलाकार था। कौन था मित्रों? तो फ्रेडरिक सरीव फ्रांसीसी कलाकार था। इसके साथ हम छोटी सी व्याख्या भी जोड़े हैं कि आप लोग विषय वस्तु से कोरिलेट कर पाएँ, आप जोड़ पाएँ इसको कि जो भी विषय वस्तु में पढ़ा था वहीं से है। छोटी व्याख्या में हमने जोड़ा है मित्रों, पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही जोड़ा है। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरीव ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, आप लोग जानते हैं, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से मिलकर बने संसार की कल्पना की थी। हम पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से क्लास में भी पढ़ाए हैं, अपने वीडियो में भी बताए हैं। जो लोग भी देखना चाहें फिर से जाकर देख सकते हैं, मैं फिर से बता दूं। तो मित्रों, आप लोग हम पर विश्वास कीजिए कि जो भी 30 प्रश्न हम बनाए हैं, परीक्षा में यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रश्न आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो यहीं से पूछा जाएगा। हम इस वीडियो के बाद में जो महत्वपूर्ण इस अध्याय से प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी का उत्तर लिखवाने की कोशिश करेंगे। हम एक PDF फॉर्म में देंगे, प्रश्नों को हम यहाँ पर समझाएंगे, उसका उत्तर भी बताएंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करवाएंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, फ्रेडरिक सरीव ने 4 चित्रों की श्रृंखला किस वर्ष बनाई थी? तो मित्रों, 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सरीव ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। इसके साथ भी हम छोटी सी व्याख्या जोड़ दिए हैं मित्रों। छोटी सी व्याख्या है कि फ्रेडरिक सरीव ने वर्ष 1948 में अपनी प्रसिद्ध चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी, जो विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न नाम से जानी जाती है। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, सरीव ने कल्पनार्थ यूटोपिया में लोगों की पहचान कैसे होती है? तो लोगों की पहचान मित्रों यूटोपिया में उनके वस्त्रों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। किससे होती है? उनके वस्त्रों और राष्ट्रीय पोशाक को देखकर हम कल्पना करते हैं उनकी पहचान क्या है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के उदय ने यूरोप में किसकी जगह राज्य के उदय का नेतृत्व किया? तो मित्रों, किसकी जगह पर किया? तो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों की। किसकी? बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों की। इसके साथ भी हमने छोटी सी व्याख्या जोड़ा है। आप लोगों को पता होगा कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा था मित्रों यूरोप में, जिसने यूरोप में बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों को समाप्त कर दिया। चाहे बूर्बो वंश हो, चाहे कई ऐसे साम्राज्य हैं, आधुनिक राष्ट्र राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था मित्रों ये राष्ट्रवाद। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 5, फ्रांस में पहली क्रांति कब हुई जिसने निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध राष्ट्र राज्य की संकल्पना का मानक रखा? तो मित्रों, कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789। इसके साथ भी छोटी सी व्याख्या जोड़े मित्रों। आप लोगों को पता होगा कि 1789 ईस्वी में लुई 16वें का शासनकाल में हुई थी, है नहीं, जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, प्रसिद्ध क्रांति हुई थी 1789 में, लुई 16वें के काल में हुई थी। इसी क्रांति में न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में निरंकुश राजतंत्र को चुनौती दी गई थी
और राष्ट्र राज्य की नींव रखी गई थी, ये सभी को पता है और हम वीडियो में बताए भी हैं। एक बार फिर से कहते हैं मित्रों, जो वीडियो नहीं देखे हैं पूरा, एक 57 या 58 मिनट का है पूरा का पूरा, एक चैप्टर का, उसमें एनालिसिस जितनी अच्छे से करना था, आप लोगों को समझाना था, समझा दिए हैं। उसी विषय वस्तु पर आधारित आज 30 प्रश्न लेकर आए हैं। छठवां प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में राजा के दैवीय सिद्धांतों यानी कि निरंकुश अधिकारों का खंडन किया था और सत्ता के विभाजन की बात कही थी कि राजा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है, नहीं, प्रजा को चाहिए कि अपना अधिकार मांगे। दैवीय शक्ति के, राजा के दैवीय शक्ति के सिद्धांत पर प्रजा कब तक शोषित होती रहेगी, है नहीं, यानी कि प्रजा को अवेयर करने का काम किया था मॉन्टेस्क्यू ने, प्रसिद्ध दार्शनिक हैं मॉन्टेस्क्यू। छठवां प्रश्न है मित्रों, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था मित्रों। पहले स्टेट्स में पुरोहित होते थे, तीसरे में कुलीन वर्ग, दूसरे में, और तीसरे में सर्वहारा लोग होते थे, है नहीं। तीसरे स्टेट्स को हम जनरल असेंबली के नाम से भी जानते थे। अब 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर व्याख्या में जोड़ भी दिए हैं मित्रों, जैसे 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में विभाजित था। प्रथम स्टेट्स जिसे पादरी वर्ग के नाम से जानते हैं, द्वितीय स्टेट्स जिसे हम कुलीन वर्ग के नाम से, तृतीय स्टेट्स जिसको हम जनरल स्टेट्स के नाम से जानते हैं, बाद में बदल दिया गया था नाम, जनरल स्टेट्स रख दिया गया था। व्यवसायी, किसान, मजदूर, सामान्य लोग जितने भी थे मध्यम वर्ग के, सभी स्टेट इसी स्टेट्स में आ जाते थे। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जैकोबिन क्लब का संबंध किस रूप में समाज में किस वर्ग से था, है नहीं। जैकोबिन क्लब का संबंध मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग से मित्रों था? तो समाज में हमने बताया था जैकोबिन क्लब के बारे में कि ये समाज में कम समृद्ध और गरीब वर्ग के थे। ये राजाओं के नीतियों पर चर्चा करते थे और उसी के नीति के आधार पर योजनाएं तैयार करते थे, है नहीं, हमने बताया था। यहाँ पर व्याख्या भी जोड़ दिया है कि जैकोबिन क्लब फ्रांस का प्रमुख राजनीतिक क्लब था जो सरकारी नीतियों पर चर्चा करता था। उसके सदस्य मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध वर्गों में से आते थे। अब फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण तत्कालिक कारण के रूप में किसे माना जाता है मित्रों? तो तत्कालिक कारण के रूप में नए कर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को और भीषण अकाल को माना जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब फ्रांस में अकाल पड़ा था तो राजा अकाल के राहत के लिए राहत को उससे कुछ धन नहीं जुटा रही थी, उल्टे जनता पर नए नए टैक्स लाद रही थी, है नहीं, नए नए टैक्स जनता पर बढ़ा रही थी। एक तरफ भीषण अकाल, दूसरा टैक्स है का बढ़ता स्वरूप, है नहीं, नए नए टैक्स, तो ये तत्कालिक कारण माना जाता है। व्याख्या में जोड़ भी दिए हैं कि 1788 ईस्वी में फ्रांस में भीषण अकाल पड़ा था और राजकोष खाली होने के कारण लुईस रावे ने नए कर लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया। यही क्रांति का तात्कालिक कारण बना था मित्रों। फ्रांसीसी 9वां प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के बाद देश की एकता के लिए किस नई राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया इसको? फ्रांसीसी क्रांति के बाद देश की एकता के लिए किसे नई राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो फ्रांसीसी भाषा को नई भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में मित्रों स्वीकार किया गया था। जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां थी उनको हतोत्साहित किया गया था, यानी कि उनको छोड़ दिया गया था। एकमात्र भाषा यानी कि फ्रांसीसी भाषा को बढ़ावा दिया गया था, जिससे लोगों में समानता और राष्ट्रवाद का उदय हो, है नहीं, लोग अपने को समान समझें, उसमें राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हो सके। यानी कि पेरिस में बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषा थी मित्रों, ये पूरे देश की साझा और सामान्य भाषा इसी को बनाया गया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, नेपोलियन की संहिता के तहत किन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था? तो मित्रों नेपोलियन की संहिता के तहत जो सामंती प्रणाली थी, है ना, सामंती प्रणाली और भूदासत्व वाला जो नियम था
वो समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को संपत्ति का अधिकार मिले, सामंती व्यवस्था खत्म हो, यातायात और संचार में सुधार हो। ऐसी कई व्यवस्थाएं नेपोलियन चाहता था मित्रों। तो उसी के तहत जो सामंती प्रणाली और भू राजस्व था उसको समाप्त कर दिया गया था। व्याख्या में हम अपने जोड़े भी हैं कि नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधारों के तहत किसानों को जमींदारों के नियंत्रण से मुक्त किया और सामंती व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया था और किसानों को भू दासत्व व जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया था। उल्टे किसानों को संपत्ति का अधिकार भी दे दिया था कि किसान के पास जितने भी संपत्ति हैं वो उनके अधिकारी हैं, राजा इन संपत्तियों को छीन नहीं सकता और शोषण नहीं कर सकता। उदारवाद शब्द लातिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उदारवाद शब्द लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद या स्वतंत्र, है नहीं? क्या होता है? आज़ाद या स्वतंत्र होता है मित्रों। इसकी हमने व्याख्या भी जोड़ा है यहाँ। उदारवाद नाम सुने भी होंगे। उदारवाद लातिन भाषा के लीबर का सीधा अर्थ है मुक्त या आज़ाद या स्वतंत्र। नए मध्य वर्ग के लिए इसका मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी से था मित्रों, कि कानून के समक्ष उस समय सभी लोग समान नहीं थे। जैसे पादरी वर्ग जो प्रथम स्टेट का था, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग आते थे। इन लोगों को आपको पता होगा कि विशेषाधिकार था। जितने बड़े बड़े ओहदे होते थे, प्रशासनिक पद होते थे, इन लोगों के अधिकार में था। देश का 40% से ज़्यादा संसाधन इन्हीं के अधिकार में था मित्रों। तो समानता और स्वतंत्रता और कानून के समझ सबकी बराबरी, सीधा सीधा यानी कि एक शब्द में कहें तो मुक्ति या आज़ाद, लीबर शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समझ समता की बराबरी करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब मित्रों प्रश्न नंबर 12 पर बढ़ते हैं। 1834 में पर्सा की पहल पर स्थापित किया गया जालविराइन क्या था? तो जालविराइन क्या था मित्रों? तो एक शुल्क संघ था। क्या था? एक शुल्क संघ था जालविराइन। इसके लिए भी छोटी व्याख्या जोड़ दिए हैं कि आपको रिलेट कर पाओ पाठ्य पुस्तक से, है नहीं? यहाँ पर जालविराइन एक व्यापारिक या शुल्क संघ था। इसने जर्मन राज्यों के बीच व्यापार की बाधाओं यानी कि शुल्क अवरोधों को खत्म किया था, जैसा आपको पता है, हमने बताया भी था। और मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर केवल 2 कर दिया था इसने। 1815 में आयोजित वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने की थी मित्रों? वियना कांग्रेस की तो ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। किसने की थी? ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ये ऑस्ट्रियाई चांसलर था मित्रों, ड्यूक मेटरनिख, इसने ही की थी। छोटी सी व्याख्या भी जोड़ दी हैं इसमें, है नहीं? सही उत्तर है ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिख, जिससे हमने बताया। छोटी सी व्याख्या इसमें जोड़ दिया है कि नेपोलियन की हार के बाद यानी कि 1815 में, है नहीं, नेपोलियन की हार होती है। यूरोपीय शक्तियों जैसे ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि 1815 में वियना में मिलते हैं और इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था मित्रों। तो यूरोप में कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति और राष्ट्रीय एकता के विचारों को सबसे अधिक किस वर्ग ने लोकप्रिय बनाया था मित्रों? तो सबसे अधिक लोकप्रिय शिक्षित और उदारवादी वर्ग ने बनाया था। किसने? शिक्षित और उदारवादी वर्ग ने ही बनाया था। इसकी छोटी सी व्याख्या भी जोड़े हैं यहाँ पर, है नहीं? आप लोगों को पता है कि औद्योगिकरण के कारण ये वर्ग पैदा हुआ था, शिक्षित और उदारवादी वर्ग, है नहीं? औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही पैदा हुआ था यूरोप में। नए वर्ग जिसमें उद्योगपति थे, व्यापारी थे और पेशेवर लोग शामिल थे। ये सबसे पहले जन्म पर आधारित कुलीन विशेषाधिकारों का विरोध करते और राष्ट्रीय एकता की मांग उठाते थे, है नहीं? यानी कि विशेषाधिकार इनका कहना था कि ख़त्म कर दिया जाए। जन्म के आधार पर जितने अधिकार हैं, जैसे पुरोहित और कुलीन वर्ग को जन्म के आधार पर ही कुछ अधिकार बहुत सारे अधिकार मिलते थे मित्रों, चाहे उनके पास
योग्यता हो चाहे ना हो, जन्म के आधार पर बहुत सारा लाभ ऐसे लोग प्राप्त कर लेते थे। तो उसके विरोध में था कि जो कुलीन वर्ग है और पुरोहित वर्ग है, विशेषाधिकार खत्म करो और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दो, क्योंकि समाज में जब तक विशेषाधिकार रहेगा तब तक राष्ट्रीय एकता की मांग उठाई नहीं जा सकती। ये विशेषाधिकार लोग राष्ट्रीय एकता की आवाज़ को दबाते रहेंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनिन के अनुसार एक राष्ट्र की आधारशिला या मुख्य तत्व क्या है? तो मित्रों, जो फ्रांसीसी दार्शनिक है रेनिन है, इसके अनुसार कि राष्ट्र की आधारशिला या मुख्य तत्व क्या है? तो शौर्य, वीरता, महान पुरुषों के योगदान और गौरव पर आधारित सामाजिक पूंजी ही है नहीं? क्या है? शौर्य, वीरता, महान पुरुषों के योगदान पर आधारित सामाजिक पूंजी। इसके लिए भी छोटी सी व्याख्या जोड़े हैं यहाँ पर, छोटी सी, कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जैसा कि एक दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन है उन्होंने बताया करते था। ये अतीत के सम्मान, गौरव वर्तमान में एक साझा इच्छा रखने से बनता है, ना केवल भूगोल या भाषा से। बहुत अच्छी बात कही थी और बहुत सोच समझ कर ऐसी बात कही थी मित्रों, है ना? ये वास्तव में सत्य है कि राष्ट्र एक लंबे समय से प्रयासों और त्याग का निष्ठा का चरम बिंदु होता है ना। लंबे समय से जो प्रयास करते आ रहे हैं लोग, है ना, निष्ठा उनके अंदर जो राष्ट्र की परत है, जो त्याग कर रहे हैं राष्ट्र के प्रति, उसी का चरम बिंदु है नहीं? ये अतीत के समान गौरव और वर्तमान में एक साझा इच्छा से रखने से बनता है नहीं? कि अतीत के समान जो हमारे गौरव हैं, महापुरुषों के इतिहास हैं, उन पर हम गर्व कर सकें, वर्तमान में इसको हम साझा कर सकें और बढ़ा सकें। ये ना केवल भूगोल और भाषा से। बहुत अच्छी बात कही थी। तो मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमने इस प्रश्न को ऐसे डिजाइन किया है मित्रों कि इस पाठ से कहीं से भी कोई भी प्रश्न बनेगा तो इन्हीं 30 प्रश्नों में से कोई ना कोई एक होगा, ऐसा हमने ये मॉडल तैयार किया है। छोटी सी व्याख्या जोड़ दिया है कि आप पाठ्य पुस्तक से रिलेट कर पाएँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेना संधि से है। बेना में जो संधि होती है 1815 में, है नहीं? नेपोलियन के हार के बाद, नेपोलियन संस्था पढ़ते हैं, नेपोलियन हार जाता है तो 1815 में बेना कांग्रेस के समझौतों के तहत रूस को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिया गया था मित्रों? तो पोलैंड का एक भाग दिया गया था। कौन सा क्षेत्र? तो पोलैंड का एक भाग दिया गया था। इसके लिए व्याख्या भी ये जोड़ दिए हैं कि पोलैंड का एक भाग बेना कांग्रेस में उत्तरी इटली का नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया को मिला था, है नहीं? जो उत्तरी इटली थी उसका नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया को मिला था। सैक्सनी का हिस्सा पर्सिया को दिया गया था और रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया था। जितने भी वहाँ पर शब्द थे टिप्पणी में लिख दिए हैं कि इस टिप्पणी के माध्यम से भी 2-3 प्रश्न को कोरिलेट कर पाओ, है नहीं? 2-3 प्रश्नों को और समझ पाओ। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से ही ये भी प्रश्न है। तो यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो ज्यूसेप्पे मैत्सनी ने की थी मित्रों। किसने की थी? तो ज्यूसेप्पे मैत्सनी ने की थी। ज्यूसेप्पे मैत्सनी जो इतालवी क्रांतिकारी थे, है ना? इतालवी क्रांतिकारी थे ये। इन्होंने रूढ़वादी व्यवस्था का विरोध किया और इटली के एकीकरण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इटली के एकीकरण के लिए ही इन्होंने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक 2 गुप्त संगठनों का गठन भी किया था। अब 18वां प्रश्न यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से इसको लिए हैं, है ना? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उससे लिए हैं। मतलब एक भी टॉपिक मित्रों हम छोड़े नहीं हैं। जिस टॉपिक से लिए हैं ऊपर उसका नाम भी लिख दिए हैं कि आप अच्छे से समझ पाओ और अपनी एक समझ विकसित कर पाओ।
तो किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो आप लोगों को पता है मित्रों, कुस्तुतनिया की संधि हुई थी, है नहीं? कुस्तुतनिया की संधि 1832 में हुई थी। इसकी संक्षिप्त व्याख्या भी जोड़ दी है आप लोगों के विस्तृत जानकारी के लिए कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ा गया था, आप लोगों को पता है नहीं? ऑटोमन साम्राज्य वर्ष 1832 में कुस्तुतनिया की संधि हुई थी। आधिकारिक रूप से यूनान को स्वतंत्र देश इसमें माना गया था, है नहीं? अगला प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रवादी भावनाओं से इसको हमने लिया है। जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर के अनुसार सच्ची जर्मन संस्कृति को कहाँ खोजा जा सकता है? तो जर्मन दार्शनिक जो जोहान थे वो कहा करते थे कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति है वो आम लोगों यानी कि दास बोल में है नहीं? और उनका कहना था कि आम लोग जो गीत गा रहे हैं, सांस्कृतिक गीत गा रहे हैं, लोक गीत गा रहे हैं, है नहीं, उन्हीं के माध्यम से जर्मन की संस्कृति और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है नहीं? उनको मानना था कि जोहान गॉटफ्रीड जैसे रोमन विचारकों का मानना था कि सच्ची राष्ट्रवाद की भावना राजाओं से नहीं बल्कि देश के आम लोगों जैसे लोकगीतों, लोक कविताओं और लोक नृत्यों में छिपी होती है। इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया था कि लोगों के लोकगीतों को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर आगे उसको किए, लोक कविताओं को किए, लोक नृत्यों में को किए, है नहीं, जो पारंपरिक रूप से वहाँ पर नृत्य होते थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद और कला से इसको हमने मित्रों लिया है नहीं? अभी 10 प्रश्न हमें और करना है, कुल 30 प्रश्न ही करना है। हम गारंटी से कह सकते हैं कि 30 प्रश्न में से ही आएगा बोर्ड परीक्षा में, चाहे जहां से प्रश्न बनाए इस पाठ से, यूरोप में राष्ट्रवाद से 30 प्रश्न में से ही आएगा। कोई ऐसा प्रश्न वो नहीं बना पाएंगे जो इस 30 प्रश्नों में से ना हो। बस मित्रों आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, विकल्प को भी देखना है और इसकी जो हमने संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है उस पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि विकल्प देखोगे तो एक प्रश्न, जब संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ोगे तो उसके साथ 2-3 प्रश्न और तैयार किए जा सकते हैं, उसको भी आप ध्यान में रख सकोगे। अब पढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। तो पोलिश मूल के कैरोल कुर्स्पी ने राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए किस कलात्मक माध्यम का प्रयोग किया था मित्रों? तो ओपेरा और संगीत का प्रयोग किया था। किसका? ओपेरा और संगीत का किया था। उत्तर है ओपेरा और संगीत, है नहीं? इसकी संक्षिप्त व्याख्या भी जोड़ दिए हैं कि कैरोल कुर्स्पी ने पोलैंड में राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से मनाया। उन्होंने पोलोनेज और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया, है नहीं? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो मित्रों अगले प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न हमने क्रांतियों का युग टॉपिक है वहाँ से लिया है। 1830 से 1848 ईस्वी का जो युग है वहाँ से हमने लिया है। तो 1830 की जुलाई क्रांति के प्रभाव से ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़कने के बाद कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया था? तो बेल्जियम अलग हो गया था। कौन अलग हो गया था? बेल्जियम। इसके साथ टिप्पणी भी जोड़े हैं, टिप्पणी भी बहुत शानदार है नहीं? फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 की चिंगारी जैसे ही ब्रुसेल्स पहुंची वहाँ विद्रोह हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप बेल्जियम में खुद को नीदरलैंड से अलग कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य बना लिया था मित्रों। 22वें नंबर पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22वां है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह जो हुआ था वहाँ से टॉपिक हमने लिया है। यूरोप में किस दशक को व्यापक आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और भीषण कठिनाइयों के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1830 का दशक है मित्रों, इसी को जाना जाता है। इसी में बहुत अधिक यूरोप में बेरोजगारी छाई हुई थी, भीषण कठिनाइयाँ आई थी
और बहुत अधिक आर्थिक मंदी का सामना यूरोप को करना पड़ा था। यहाँ व्याख्या में लिखा भी है कि 1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिससे रोजगार में कमी हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे गरीबी और भूखमरी बढ़ गई, जिसके कारण आगे चलकर कई जन विद्रोह भी हुए थे। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। बेल्जियम को किसने अलग कर दिया था? तो बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स ने अलग कर दिया था। किसने अलग कर दिया था? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स ने अलग कर दिया था। ये अगले ही प्रश्न में मैंने पढ़ाया भी था। तो कुस्तुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। जो कुस्तुनिया की संधि हुई थी, ऑटोमन साम्राज्य का नाम बताए थे नहीं, उसी के अंतर्गत 1832 में हुई थी। ऑटोमन साम्राज्य को यहाँ पर एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई थी, जैसा कि हमने बताया है नहीं। 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में यूनानी मान्यता प्रदान की थी। किस दशक में यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई आई थी? तो 1830 के दशक में आई थी मित्रों। किस दशक में? 1830 के दशक में आई थी, क्योंकि 1830 का दशक यूरोप के लिए भारी आर्थिक मंदी लेकर आया। इस दौरान जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। कई सारे लोगों की नौकरियां छिन गई थी, नौकरियों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। भुखमरी, शहरों में अत्यधिक गरीबी बढ़ गई थी। लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करने लगे थे, जिससे आगे चलकर कई सारे विद्रोह का हुआ था है नहीं। सरकार को कई सारे विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था लोगों के। तो मित्रों अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की जो नीति है नहीं, लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करके जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। जैसे हमारे यहाँ भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया। भारत भी हमारा 562 से अधिक रियासतों में विभक्त था, जैसे आप लोग जानते हैं है नहीं। जैसे कोई मोतियों का हार होता है, पिरोता है, वैसे ही सरदार पटेल जी ने हमारे भारतीय रियासतों को एक में पिरोकर एक बड़ा राष्ट्र का स्वरूप तैयार किया। वैसे ही मित्रों यूरोप में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने ऐसे ही भूमिका निभाई थी। बिस्मार्क ने कई सारे युद्ध भी लड़े थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। संक्षिप्त व्याख्या देखें तो मित्रों ये लिख भी दिया है नहीं। परीक्षा बुलेट्स के अनुसार बिस्मार्क में लौह और रक्त नीति का अनुसरण कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया था। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। किस वर्ष इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो मित्रों 1707 में हुआ था। किस ईस्वी में? 1707 ईस्वी में। पुस्तक में जो भी लिखा हुआ था उसके अनुसार ही हमने लिखा है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के परिणामस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था है नहीं। हमारी आवाज़ आज फंस रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम पूरी की पूरी कोशिश की है अपने तरफ कि आपको एक अच्छा विषय वस्तु उपलब्ध करा सकें कंटेंट के माध्यम से। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं खासकर है नहीं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कूल में सिलेबस नहीं पूरा हो पा रहा है, उनके लिए एक अच्छा विषय वस्तु हमारे तरफ से एक प्रयास है। बाकी आप सबका सपोर्ट कैसा रहता है, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, तो आप लोग ही बता सकते हैं। जो हम प्रयास कर सकते हैं हम अपने माध्यम से कर रहे हैं। आप इसमें सहयोग देंगे तब हम इसको और अच्छे से और आगे तक बढ़ाएंगे मित्रों। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो जो श्रृंखला हमारी चली है वहीं एक कड़ी पर ही समाप्त हो जाएगी, जैसा आपकी मर्जी है नहीं। तो चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर, 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है मित्रों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये प्रसिद्ध कथन किसका था? तो ये मेटरनिख का था मित्रों। किसका था? मेटरनिख का था। मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था
है ना। फ्रांस की क्रांतियों में यूरोप पर पड़ने वाले प्रभाव को यह दर्शाता है कि जब यूरोप फ्रांस छींकता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है यूरोप को, यानी कि फ्रांस के में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं तो पूरे वो यूरोप को प्रभावित करते हैं, ना कि फ्रांस को, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया जो वहाँ पर एक राज्य हुआ करता था ऑस्ट्रिया, उसका वो चांसलर था। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1801 में शामिल किया गया था। किस वर्ष शामिल किया गया था मित्रों? तो 1801 में वोल्फ टोन और यूनाइटेड किंगडम आयरिशमैन के असफल विद्रोह के बाद 1801 में ये आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। तो मित्रों हमारी ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला रही। आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसी रही। हमें विश्वास है कि इस 30 प्रश्नों से ही जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ 1 है, यहीं से प्रश्न आएंगे। हम अगले कड़ी में मित्रों हम इस पाठ से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में आने के लिए, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी को लेकर आएंगे और सभी को एक कड़ीबद्ध तरीके से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सभी का मित्रों यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। जो लोग भी हमको देख पा रहे हैं वो अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो, उनको लग रहा हो कि हम एक समाज में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा को हम एक ग्रामीण स्तर के यानी कि अंतिम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद कर पाएँ। और जो भी आप लोगों को कमियां दिखाई दे रही वीडियो में या कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, डाउट के माध्यम से कोई किसी प्रश्न पर डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और मित्रों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, चलिए जय हिंद।